आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि के मामले में बड़ी राहत मिली है। यानी अब राहुल गांधी पर झारखंड में फिलहाल मानहानि का मुकदमा नहीं चलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की चाईबासा की MP MLA कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई है। वहीं झारखंड सरकार और याचिकाकर्ता को नोटिस दिया गया है और इसमें जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त है। आपको बता दें कि यह मामला भाजपा नेता अमित शाह के बारे में राहुल गांधी द्वारा साल 2018 में कथित अभद्र टिप्पणी से संबंधित है। MP MLA कोर्ट चाईबासा ने 27 फरवरी 2024 को भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा की याचिका पर अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद विपक्षी नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अब अगले आदेशों तक निचली अदालत में कार्रवाई पर रोक रहेगी। नई दिल्ली विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने बीते दिनों आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की इनकम में हुई वृद्धि पर सवाल उठाए थे। वहीं अब भाजपा नेता पर पलटवार करते हुए दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा का हलफनामा देख रहा था। एक हलफनामा 2019 में चुनाव लड़ने के समय का है और दूसरा हलफनामा 2025 के चुनाव का है। वर्ष 2017 से 18 में उनकी वार्षिक आय 17 लाख रुपए थी। हालांकि वर्ष 2023 से 24 में यह बढ़कर 19 करोड़ 70 लाख रुपए हो गई। कोई भी बिजनेस स्कूल सिर्फ 5 साल में इतनी आय बढ़ाने के बारे में नहीं सिखा सकता। हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। हमें यह भी पता होना चाहिए कि वह कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। भाजपा के पोस्टर बॉय प्रवेश वर्मा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और हमें बताना चाहिए। केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 31 जनवरी को राष्ट्रपति का संबोधन होगा और उसके बाद 1 फरवरी को बजट पेश होगा। 13 फरवरी तक पहला चरण पूरा होगा और फिर दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहले चरण में राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है, उसके बाद बजट पर चर्चा होती है। हम विपक्ष से अपील करेंगे कि सदन में चर्चा होने से नए सांसदों को अवसर मिलता है और देश में चल रही समस्याओं पर सरकार समाधान ढूंढती है। ये एक अच्छा अवसर है, इससे पक्ष और विपक्ष दोनों का फायदा होता है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने 2022 में उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाएंगे। हम इसे लेकर आए। ड्राफ्ट कमेटी ने इसका मसौदा तैयार किया, यह पारित हुआ, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह एक अधिनियम बन गया। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। सब चीजों का विश्लेषण करने के बाद हम जल्द ही तारीखों की घोषणा करेंगे। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वहां पर इंडिया गठबंधन को कांग्रेस का पूरा समर्थन है। हम पूरी ताकत के साथ गठबंधन के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर से वहां पर मजबूती के साथ लड़ाई हो रही है। इस बार वहां की जनता निश्चित रूप से भाजपा को सबक सिखाएगी। अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में अभियुक्त के बांग्लादेश का होने के शक पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे ने कहा कि पुलिस की जांच पर कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन एक बड़े स्टार पर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके बारे में सोचते हैं कि वो सुरक्षित है। हम भी घर लॉक नहीं करते थे, लेकिन ऐसा होने पर लग रहा है कि घर बंद करके सोना चाहिए। आपको बता दें कि सैफ अली खान पर हुए हमले के संबंध में मुंबई पुलिस ने कहा है कि हमलावर अभियुक्त बांग्लादेश का हो सकता है, उसके पास भारतीय डॉक्यूमेंट नहीं है। सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में शिवसेना UBT नेता संजय राउत ने कहा कि भाजपा का कहना है कि सैफ अली खान पर हमला एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अगर आरोपी बांग्लादेशी है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र गृह मंत्री अमित शाह पर है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को निकालने के लिए लोगों से मिलने के लिए भाजपा के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल जाना चाहिए। वे सैफ और करीना को लव जिहाद कह रहे थे, अब वे तैमूर बोल रहे हैं। जब PM ने तैमूर बोला तो वे बोलने लगे। इस सरकार के पास पूर्ण बहुमत है, लेकिन यह ठीक से काम नहीं कर रही। वे जीत के बाद सदमे में है क्योंकि उन्होंने गलत तरीकों से जीत हासिल की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से कुछ घंटे पहले वॉशिंगटन DC में एक रैली की और उन्होंने इस दौरान कई वादे किए। ट्रंप ने वॉशिंगटन DC में मौजूद अपने हजारों समर्थकों के बीच
चुनाव में जीतने का जश्न मनाया और कहा कि मैं ऐतिहासिक गति और ताकत के साथ काम करूंगा, हमारे देश के सामने आने वाले हर संकट को ठीक करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पद की शपथ लेने के कुछ घंटे के भीतर ही बाइडेन प्रशासन के हर कट्टरपंथी और मूर्खतापूर्ण कार्यकारी आदेश को निरस्त करूंगा। साथ ही ट्रंप ने वादा किया कि वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करेंगे जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप के आश्वासन के बाद सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक अमेरिका में अपनी सेवाएं फिर से शुरू कर रहा है। टिकटॉक ने ये कदम नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस आश्वासन के बाद उठाया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ऐप को प्रतिबंध से राहत देने के लिए कार्यकारी आदेश जारी करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले टिकटॉक ने अमेरिका में अपनी गतिविधियां बंद कर ली थी। टिकटॉक को ऐसा कदम उस अमेरिकी कानून के आधार पर उठाना पड़ा था जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ऐप पर प्रतिबंध की बात कही गई है। आपको बता दें कि ट्रंप ने ये भी कहा है कि वो टिकटॉक को प्रतिबंध से 90 दिन की छूट दे सकते हैं। हालांकि अतीत में ट्रंप टिकटॉक पर प्रतिबंध के पक्ष में रहे हैं। गजा में युद्ध विराम और फिलिस्तीनी कैदियों के बदले इस्राएली बंधकों की रिहाई का समझौता लागू हो गया है। इस बीच इसराइल ने कहा कि उसने समझौते के पहले चरण के तहत 90 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। हमास ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 90 लोगों में 69 महिलाएं और 21 किशोर बच्चे हैं। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से अधिकतर लोगों को हाल ही में हिरासत में लिया गया था। इन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया गया या उन्हें किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया था। वहीं युद्ध विराम के लागू होने के कुछ घंटों बाद हमास ने भी 3 इस्राएली बंधकों को रिहा किया। आपको बता दें कि समझौते के पहले चरण में इसराइल को 1900 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ना है, वहीं हमास इसके बदले 33 इस्राएली बंधकों को रिहा करेगा। शंभू बॉर्डर से किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि दिल्ली चलो आंदोलन तो कुछ ही दिनों में अपने 12 महीने पूरे कर लेगा। 13 फरवरी 2024 के बाद यह आंदोलन एमएसपी की कानूनी गारंटी, किसानों के कर्ज माफी, C250 के अनुसार फसल का मूल्य आदि मुख्य मांगों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती यह विरोध नहीं रुकेगा। हम दोपहर में शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कल 21 जनवरी को दिल्ली की ओर आगे बढ़ने वाले जत्थे के बारे में सभी को जानकारी देंगे। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में नकली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को रविवार को इन मौतों के बारे में पता चला। हालांकि पहली मौत 4 दिन पहले हुई थी और सभी 7 के शवों का अंतिम संस्कार पहले ही किया जा चुका था। पुलिस अधीक्षक शौर्य सुमन ने बताया कि सभी मौतें लौरिया थाना क्षेत्र से हुई हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में रविवार को खेले गए खो खो विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में महिलाओं के बाद अब भारतीय पुरुष टीम ने भी फाइनल मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल को 54-36 से हराकर जीत दर्ज की। महिला टीम या पुरुष टीम की बात करें तो दोनों ही टीम पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है और इससे पहले भारतीय टीम ने नेपाल को 78-40 से हराकर पहला खो खो विश्व कप जीता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।